यूरोप को जिन जीवाश्म ईंधनों की सख्त जरूरत है वो महासागर के गहरे तल में पड़े हैं। दुनिया में खपत होने वाली 3% गैस इसी इलाके से निकलती है। नॉर्वेजियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी NCS प्लेटफॉर्म के कर्मचारी और पाइपलाइन ऑपरेटर दिन रात काम में लगे हैं उस किफायती गैस के लिए जिसकी यूरोप को आज बहुत जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नॉर्वे अपनी इस संपदा को साझा कर पाएगा और अपने यूरोपीय सहयोगियों की मदद करेगा। कुछ जवाब पाने हम निकले नॉर्वे की ओर। ये कास्टो प्रोसेसिंग प्लांट है जो नॉर्वे के तेल ठिकानों को मध्य यूरोप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों से जोड़ता है। पाइपलाइन के जरिए गैस जर्मनी भेजी जा रही है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से गैस की मात्रा बढ़ गई है ताकि रूसी गैस की कमी पूरी की जा सके। पिछले साल के मुकाबले इस जैसे प्लांटों में 10% ज्यादा गैस तैयार की जा रही है। कास्टो से पाइपलाइन के जरिए 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हुए गैस उत्तरी जर्मनी के एम्डेन और डोर्नुम पहुंचती है। यूक्रेन में जब से लड़ाई छिड़ी है, जर्मन सरकार नॉर्वे से और ज्यादा गैस मांग रही है। उद्योग भी इसके लिए तैयार दिखता है। दूसरे बहुत से पाइपलाइन ऑपरेटरों की तरह गास्को कंपनी के अधिकारी यहां ONS में बड़े खुशमिजाज नजर आते हैं। बीते 5 साल का औसत देखें तो हम लोग हर साल निश्चित रूप से सुधार कर रहे हैं। नॉर्वे की परिवहन प्रणाली के अधिकतम इस्तेमाल के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। उद्योग मरम्मत का काम रोककर आंशिक रूप से आउटपुट बढ़ा पाया है। CEO फोर्डे लेवरजुंड को अगले साल और ज्यादा गैस डिलीवरी की उम्मीद है, लेकिन दूसरे उद्योगपतियों की तरह वो मुनाफे के बारे में बात न करना पसंद करते हैं। हमारा काम है भरोसेमंद रहना और बाजार को गैस मुहैया कराना, नियमित रूप से कम उत्सर्जनों के साथ। कीमतें बढ़ें या घटें, हम लोग तो अपना काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य फोकस है यूरोप के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर रहना। नॉर्वे के सप्लायर और यूरोपीय ग्राहक उत्तरी सागर से और भी विशाल मात्रा में आती गैस को पाकर बड़े खुश होंगे, लेकिन उसकी ड्रिलिंग एक लंबी अवधि वाला उद्यम है। नॉर्वे के पेट्रोलियम म्यूजियम में हमारी मुलाकात क्यूरेटर योर्न लिंडबर्ग से हुई। वो बताते हैं कि बहुत सारे अवरोधों की वजह से देश का गैस आउटपुट बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। एक तेल ठिकाने की खोज से लेकर उसके उत्पादन तक एक समय सीमा निर्धारित होती है, जो जाहिर है बदलती भी रह सकती है। ठिकाना कहाँ है, उसकी पेचीदगी, कीमतों को लेकर कंपनियों के अंदाजे, इन सब से फर्क आता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये वो बटन नहीं है जिसे आप आसानी से ऑन कर दें। वो बताते हैं कि सैद्धांतिक रूप से नॉर्वे के पास दोहन के लायक तेल और गैस भंडार है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर मामला थोड़ा पेचीदा है। नॉर्वेजियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ को आप एक परिपक्व प्रांत कह सकते हैं। तमाम बड़ी प्रत्याशित प्रमुख खोजें की जा चुकी हैं। खोज अभी जारी है, लेकिन वो आकार में छोटी और छोटी होती जा रही है। तेल और गैस के लिहाज से भविष्य कैसा है, ये एक वाजिब सवाल है, खासकर संकट के इन दिनों में। ग्रीन एनर्जी के मामले में नॉर्वे को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। जिन जलमार्गों से हम गुजरे वे देश की बिजली के प्रमुख स्रोत भी हैं। पन बिजली के स्रोत, ये जलाशय और जिस ऊर्जा स्टेशन से ये जुड़ा है वे समूचे इलाके को बिजली मुहैया कराते हैं। गैस और तेल के निर्यात से नॉर्वे अमीर बना है, लेकिन आगे चलकर उसे जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करना होगा। अपने जलवायु लक्ष्य हासिल करने और पर्यावरण को बचाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि बात सिर्फ GDP की नहीं। आखिरकार फैसला नॉर्वे सरकार को ही करना है। फिलहाल लगता यही है कि गैस पर निर्भरता बनी रहेगी। हम नॉर्वे में गैस की निकासी, निवेश और उत्पादन के लिहाज से नई दिलचस्पियां देख रहे हैं। यूरोपीय संघ ने भी कह दिया है कि 2030 के बाद की अवधि में नॉर्वे की गैस एक अहम भूमिका अदा करेगी। ऐसा कहने से भी उद्योग को मजबूती मिली है। तो मुझे लगता है कि यूरोप अभी जिस ऊर्जा संक्रमण से गुजर रहा है उसमें नॉर्वे की गैस अहम होगी। सिर्फ नॉर्वे की गैस और तेल से पूरे यूरोप के ऊर्जा संकट का समाधान तो नहीं होगा, लेकिन इससे मदद जरूर मिलेगी।